दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चले मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर संगणक भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर ऑनलाइन बैच आपका चल रहा है मात्र 499 रुपए का। ओके, साथ साथ दोस्तों संगणक की सभी विद्यार्थियों की बेहतरीन किताब जो सबके पास है ये अपन देख पा रहे होंगे। और बता दोस्तों आप लोगों को एक और सुनिए दोस्तों। ओके, सभी को बता दोस्तों, आपके मैंने 2 टॉपिक आपको मैंने करवा दिए। 2 टॉपिक अपने आपके हो चुके हैं दोस्तों। एक तो टॉपिक नंबर 1 और एक टॉपिक नंबर आपका 2। ओके, टॉपिक नंबर 1 जो है वो आंकड़ों के समंककों की बात करता है। समंककों का संग्रहण, उनका वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण देगा और एक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये दोनों टॉपिक मैंने आपको बहुत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी आपको दे चुका और बहुत सारी चीजें आपको बता भी चुका। ओके, और इन दोनों टॉपिक से संबंधित बात अगर करोगे तो आपको बता दो 1 से लेकर 8 क्लासेज अगर आप देखते हो तो आपका टॉपिक 1 क्लियर हो जाता है, और अगर 9 से लेकर 14 क्लास से अगर आप देखते हो तो टॉपिक नंबर 2 क्लियर हो जाता है। और इस टॉपिक के मैं आपको 121 प्रश्न करवा चुका दोस्तों, और इस टॉपिक के 109 प्रश्न भी आपको मैं करवा चुका। ये तो अब तक मैं आपको सारी जानकारी दे चुका। आज मैं आपको क्या करा रहा हूं दोस्तों, जैसे कि 2 टॉपिक हो गए, अब आपको यह बताना चाहता हूं कि विगत परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको यह पता लग जाता है कि एक्चुअल में एग्जामिनर का लेवल क्या है, किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभार क्या होता है, आज मान लो मुकेश सर को कितना नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम में कितना आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में बता सकता हूं, बहुत गहरी गहरी बातें बता सकता हूं दोस्तों, जो तुमने जीवन में कभी सुनी भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों उन बातों को बताकर मैं अपने ज्ञान का बखान यहां पर करूं जो तुम्हारे एग्जाम में काम ही ना आए, तो इससे क्या लेना क्या देना। ओके, चलो मित्रों शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न को। ज्यामितिक माध्य। अब देखो प्रश्न आता है ज्यामितिक माध्य। अब देखो यहां पर ये प्रश्न आपका बन रहा है दोस्तों, कौन सा माध्य आपका, ज्यामितिक माध्य की बात कर रहा है। अभी ज्यामितिक माध्य होता क्या है, ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा है, के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ओके, संगणक भर्ती परीक्षा 2021 में ये पूछा गया प्रश्न था। संगणक भर्ती परीक्षा 2021 का प्रश्न था दोस्तों कि ज्यामितिक माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य की बात करें तो गुणोत्तर माध्य के लिए दोस्तों अपन बात करें कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया। ये दिए गए समुच्चयों के अच्छा, सबसे पहले आप जानते हो दोस्तों ये एक प्रकार का गणितीय माध्य है, और अपन गणितीय माध्यों में हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक सभी को शामिल करते हैं। इसमें आपका समांतर माध्य भी आता है, इसमें आपका ज्योमेट्रिक मीन भी आता है, और इसमें आपका हरात्मक माध्य, तीनों प्रकार के माध्य इसके अंतर्गत आते ही आपको पता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों ये दिए गए समूचे के सभी समंककों पर आधारित होता है। ये बात आपकी 100% 200% सत्य है, क्योंकि आप जानते हो चाहे समांतर माध्य हो, चाहे गुणोत्तर माध्य हो, चाहे हरात्मक माध्य हो, ये सभी प्रकार के तथ्यों पर, सभी समंककों पर आधारित, सभी प्रकार के समंककों पर आधारित होते हैं दोस्तों। ये उपचारों की अन्य बीजीय विवेचन के लिए दोस्तों उपयुक्त नहीं होते दोस्तों। ये देखा जा रहा है, ये समुच्चय के किसी अव्यय का मान 0 हो तो ज्यामितीय माध्य की गणना नहीं की जा सकती दोस्तों। आप जानते हो, अब सुनो आपको बता दो दोस्तों, यहां पर दोस्तों कह दे कि अच्छा एक और सुना, जनरली ये प्रश्न क्या बना है, ये बात कर रहा दोस्तों आपसे गुणोत्तर माध्यों पर, गुणोत्तर माध्यों की बात करता है। तो अगर मैं तुमसे कह दूं कि 3 आपका 3 और 27, 3 27, ओके, 3 9 27, 3 9 27, अगर इन 3 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो आप जानते हो इनका गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए तीनों संख्याओं का होना जरूरी है। तो समुच्चय के सभी समंककों पर यह आधारित होता है, 100% सत्य। ये उपचारों की अन्य बीजीय विवेचन के लिए संभव नहीं है। भाई आप बताओ, अगर मैं तुमसे कह दूं कि 3 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 9 है, तो बताओ दोस्तों आप उन 3 संख्याओं का टोटल बता सकते हो क्या? क्या आप उन 3 संख्याओं का टोटल बता सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बता सकते। ओके, ये समुच्चय के किसी अव्यय का मान 0 है तो आप उसकी गणना नहीं की जा सकती। दोस्तों बताओ, अगर मान लो इसकी गणना 0 है तो 0 के बाद दोस्तों आप इसकी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि मान 0 रहेगा और 0 का कोई मान रहेगा। यह श्रेणी के सुदूर मानों में बहुत कम प्रभावित होता है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहां पर, अब देखो यहां पर जब प्रश्न को देखोगे, जानोगे, इस तरह के प्रश्न का आंसर देखोगे तो बताओ कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं दोस्तों स्टेटमेंट की बात दोस्तों यहां पर बतानी है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जल्दी बताओ दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, आया एक मिनट आगे। सर आपके भरोसे और आपके कोर्स लिया हूं, इसमें समझ आ रहा है सर। अच्छा थैंक यू बेटा, एक मिनट दोस्तों, आया एक मिनट।
सॉरी, बताइए दोस्तों। अब बताओ इसमें कौन सा आंसर सही करेंगे दोस्तों, पर बताइए। अब बताओ इसके लिए अपन कौन सा आंसर सही करेंगे। अब सुनो, यहां तक जब देखोगे दोस्तों, अब एक बात सुनना दोस्तों, यहां पर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों आपका, दोस्तों अगर बात करें बी आंसर आपका यहां पर करेक्ट माना जाएगा। ओके, चलो मित्रों अगला प्रश्न है। एक परिवार के, यहां पर एक परिवार की बात आ रही है, एक परिवार के विभिन्न मदों पर खर्चों की बात आती है। खर्चों पर आरेख प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र कौन सा होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अब बता दो। अब देखो यहां पर दोस्तों अगर बात करें तो यह संगणक 2021 में पूछा गया था। आयत चित्र, पाई चार्ट, रेखीय चित्र, अब बताओ कौन सा। तो एक परिवार के विभिन्न मदों की बात आती है, तो एक परिवार के विभिन्न मदों को लेकर, तो आप जानते हो दोस्तों जो आपका पाई चार्ट होता है, आपका जो पाई चार्ट होता है वो अपना एक तो द्विविमा रेखा चित्र होता है। यह द्विविमा रेखा चित्र के अंतर्गत है जिसके अंदर दो चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ओके, पाई चार्ट का जो संपूर्ण मान होता है 360 डिग्री होता है और ये आय और व्यय को दर्शाता है। तो घरेलू बजट के लिए दोस्तों पाई चार्ट का निर्माण किया जाता है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जाता है। ओके, आगे फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों, किसी सारणी का यहां पर किसी सारणी का माध्य दोस्तों आपका 20 है, माध्य आपका 20 है और प्रमाण विचलन दोस्तों आपका 5 है। माध्य दोस्तों आपका 20 है और प्रमाण विचलन दोस्तों आपका 5 है। तो अब बता दोस्तों उसका प्रमाण विचलन गुणांक कितना होगा। तो आप जानते हो प्रमाण कोफिशिएंट ऑफ, हालांकि दोस्तों मैंने पढ़ाई नहीं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड ओके, कोफिशिएंट ऑफ दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इनटू की अगर बात करें यहां पर आ जाएगा दोस्तों आपका 100। तो अपन करें 5 बटे में दोस्तों अगर 20 करेंगे इंटू में 100 आएगा, 005 गया दोस्तों 25 आएगा, तो 25% दोस्तों आपका आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, एक श्रृंखला के मतलब एक सीरीज के, एक श्रृंखला के सभी समंककों से विचलनों का योग 0 होता है। आपको पता है दोस्तों कि समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों का जो योग होता है वो आपका 0 होता है और माध्यिका के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों का योग क्या होता है, न्यूनतम होता है। ओके, अधिकतम किसका होता है दोस्तों, वो आपका मतलब नहीं है। अब सुनो, इसके लिए दो आपको पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करना है। सभी को पता है दोस्तों कि अगर अपन बात करें कि समांतर माध्य के आधार पर, समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात विचलनों का जो योग होता है, विचलनों का जो योग होता है दोस्तों वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और अगर बात को माध्यिका के आधार पर ज्ञात विचलनों का जो योग होता है, दोस्तों वो आपका क्या होता है, न्यूनतम होता है। उसे हम न्यूनतम की परिभाषा में, तो समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात के विचलनों का योग क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने क्या कहा दोस्तों, अगर अपन बात करें कि समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों का जो योग होता है वो 0 होता है और माध्यिका के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों का योग होता है न्यूनतम होता है, तभी तो अपन कहते हैं दोस्तों माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य विचलन सबसे अच्छा होता है। अपन लिखते हैं दोस्तों माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य विचलन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य विचलन जो होता है मित्रों वो आपका क्या होता है, न्यूनतम होता है, इसलिए उसको अच्छा माना जाता है। अगला, प्राथमिक समंककों के संग्रहण की कौन सी विधि होती है। प्राइमरी डेटा प्राप्त करने के कौन से तरीके होते हैं। प्राइमरी डेटा प्राप्त करने के दोस्तों आप जानते हो प्राथमिक समंककों को प्राप्त करने का तरीका है प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, अनुसूची विधि, प्रश्नावधि विधि, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, बहुत सारी विधियां होती हैं। आप जानते हो अगर प्रकाशित स्रोतों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन की बात करें और व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोतों के माध्यम से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो सारे के सारे दोस्तों आपके सेकेंडरी डेटा होते हैं जिनको पहले कहीं ना कहीं दोस्तों प्रकाशित किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो प्राथमिक समंककों के कलेक्शन की विधि की बात करें तो हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान जो विधि, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि प्राथमिक समंककों को प्राप्त करने की एक विधि मानी जाती है। अब प्रश्न बनता है कि दोस्तों अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का मतलब क्या होता है। सपोज करो दोस्तों कि मेरे को एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के डेटा कलेक्ट करना है,
तो मैं उस फैक्ट्री में जाऊंगा, मैं सभी कर्मचारियों से बातचीत ना करके किसी कर्मचारियों के एक लीडर को बुलाकर कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में डेटा कलेक्ट कर लूंगा। तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि है, जिसके माध्यम से मैं डेटा कलेक्ट करने का कार्य कर रहा हूं। इसको अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के अंतर्गत शामिल करेंगे। यानी दोस्तों मैं डेटा जो कलेक्ट कर रहा हूं वो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के माध्यम से डेटा मैं वहां पर कलेक्ट कर रहा हूं, ये आपको याद रखना है। ओके मित्रों, आगे आगे बहुत अच्छा। अगला, एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करता है और शेष आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करता है। बताओ उसकी औसत गति क्या होगी? अब सुनो, बेसिकली औसत गति ज्ञात करने के लिए हरात्मक माध्य काम में लिया जाता है, हरात्मक माध्य का उपयोग किया जाता है। हरात्मक माध्य का उपयोग, यहां पर हरात्मक माध्य का उपयोग दोस्तों यहां पर किया जाता है औसत गति, औसत चाल, औसत समय, इन सब का पता लगाने के लिए दोस्तों। ठीक है, आगे अब देखो, तो अपन कहते हैं हरात्मक माध्य, इसके लिए अपन हरात्मक माध्य काम लेते हैं, हार्मोनिक मीन काम में लेते हैं। ओके, हरात्मक माध्य निकालने का बेसिकली एक सूत्र होता है दोस्तों, अगर बताओ, इसका होता है आपका n/1/+1/b, इस तरह चलता रहेगा। तो यहां पर n कितना? 2, क्योंकि 2 बार बात है, 1/206 हो रहा है प्लस 1/3 हो रहा है। यहां पर एलसीएम 6 आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं 2/3/6, 6 इधर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 2, 4। ओके, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जाएगा, तो 4 आंसर आपका आ जाएगा 200। इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न कर सकते हैं, 4 आंसर दोस्तों यहां पर आ जाएगा। तो 4 आंसर दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दोस्तों यहां पर आ जाएगी। बताओ यहां तक सब आगे ओके, यहां तक की सारी बातें समझ में आ रही तो 4 किलोमीटर। अच्छा, अगर ये थ्योरी में पूछता कि बताओ औसत गति ज्ञात करने के लिए कौन सा माध्य हम काम में लेते हैं, तो हम कहते हैं कि हरात्मक माध्य काम में लेते हैं। और आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को वीडियो नंबर 13 में हरात्मक माध्य बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ओके, आगे तो हम कह सकते हैं कि यहां पर औसत गति, औसत समय, चाल, गति, इन सब का पता लगाने के लिए हरात्मक माध्य काम में लेते हैं। हरात्मक माध्य एक गणितीय माध्य होता है दोस्तों, जिसमें दोस्तों श्रेणी के सभी मानों को शामिल करके दोस्तों उसकी गणना की जाती है। तो अपन यहां पर हरात्मक माध्य काम में ले लेंगे। अगला, 8 व्यक्तियों का औसत वजन। देखो, अब आप देखो मित्रों, आपको पता लग गया ना कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तुम बिना मतलब दोस्तों डरते हो, क्योंकि आपको डराया जाता है लोगों को, क्योंकि दोस्तों लोगों को 10,000 रुपए का कोर्स बेचना है, लोगों को 5,000 का कोर्स बेचना है। अब ये कोर्स कब बिकेगा? जब लोगों के अंदर डर बैठेगा। मैंने उस डर को खत्म करने के लिए दोस्तों आप लोगों को पहले पूरा कंटेंट पढ़ा दिया, कंटेंट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न करा दिए और आपको विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी करा रहा हूं। मैं देखता हूं दोस्तों दुनिया की कौन सी ताकत तुमको रोकती है। और 1 जून से यानी परसों से सुबह 7 से 10 और शाम को 4 से 7 आप लोगों के लिए जयपुर में ऑफलाइन बैच की शुरुआत कर दी, मात्र 1,000 रुपए में। 1,000 रुपए में कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। अब देखो दोस्तों क्या होता है मार्केट में। 8 व्यक्तियों का औसत वजन, भाई 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। जबकि उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 65 किलोग्राम है, उसे एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, यानी नए व्यक्ति का वजन दोस्तों वहां पर क्या होगा, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बताओ तो इस प्रश्न का क्या होगा। ओके, पाई चार्ट खर्चों के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल पाई चार्ट खर्चों के लिए बनाया जाता है। और पाई चार्ट जो द्विविमा होता है। आगे तो हम ये कह सकते हैं कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, जबकि उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 265 किलोग्राम है, उसे एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया जाता है। तो बताओ मित्रों नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, यानी दोस्तों यहां पर होगा कि उस नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। जल्दी से कमेंट करता हूं, उस नए व्यक्ति का वजन कितना रहेगा दोस्तों, बताओ उस नए व्यक्ति का वजन कितना रहेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। जल्दी से बताओ, मैं देखना तो कितने लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं और कैसे कैसे लोग दोस्तों इस प्रश्न को देख पाते हैं। दोस्तों जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर दिए इसका, जल्दी से आप लोग आंसर देने की कोशिश करें जिससे आप लोग फटाफट इसका आंसर दे पाओ। जल्दी बताओ दोस्तों बताओ। अब देखो मैं सिंपल बता देता हूं देखो 2 कोड़ी का प्रश्न है। 8 व्यक्तियों का वजन बढ़कर आपका 1.5 हो गया, तो मतलब 12 हो गया। बस 65 का था, 65 में 12 ऐड कर दो, लो 77, ये लो 77 किलोग्राम का व्यक्ति होगा। डेट सॉल्व, बात खत्म, रात। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू मित्रों। आगे अगला आता है, एक परीक्षा में कुछ नंबर दे रखे, इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। 2011 के एग्जाम में आता समांतर माध्य, अब जाते हो गणितीय माध्य होता है, ज्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इन सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का भाग लगाना जोड़ के। अब जोड़ लो,
43 और ये 48 दोस्तों आप जानते हो दोस्तों, 43 और 48 दोस्तों आपके 91 होते हैं। 65 और दोस्तों ये आपका 2 और 5 11 होते हैं दोस्तों के, ओके 11 और 12 122 होते हैं, ये 122 होते हैं, तो 3 11 ओके, और ये 213 होते हैं। 213 में 291 और ऐड कर दो 3 10 और 3 तो 3 होते हैं। 303 में 200 अगर जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपका 5 7 8 85 ऐड कर दो तो ये आपका 300 आपका 88 होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें अगर आपका 1 12 और 13 ओके, अगर इसमें 131 और कर दो 9 1 4 5 500 लगभग दोस्तों 551 के आसपास, 552 के आसपास कुछ हो रहा होगा, देख लो लमसम देख लो, हो सकता है जोड़ने में कोई गलती सलती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर जब देखोगे इन सबको जोड़कर आपको 10 का भाग लगाना, तो इसमें करने वाली कोई बात नहीं, इन सबको जोड़कर 10 का भाग लगाना है। तो जोड़ लो, देखो 1 संख्या 2 संख्या 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन 10 संख्याओं को जोड़कर 10 का भाग आप लगा दीजिए, आपका समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा। तो लगभग दोस्तों आपका 52 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। जोड़ लेना दोस्तों, हो सकता है जोड़ने में कोई गलती हो जाए, जोड़ लेना आप लोग, ओके। बहुत अच्छा, मजा आ गया। ओके दोस्तों आगे उसके बाद अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित समंककों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। 2011 में पूछा गया था। यहां पर अंक है, यहां पर विद्यार्थी है, मतलब कि ये x है और ये आपका f है, ओके। आपके सामने x भी दे रखा है और x आपकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, मतलब कि आपकी खंडित श्रेणी है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 7 है, इस प्रकार से संख्या दे रखी है। विद्यार्थी दोस्तों ये 14 है, ये 21 है, ये 25 है, ये आपका 43 है, ये आपका 51 है, ये आपका 40 है, ये 39 है और ये 12 है, ओके। देखो तो आपको करना क्या है, आपको fx करना है दोस्तों, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके तो इसका भाग लगाना है। देखो यहाँ पर देखो 4 1 5 10 और 13 14 और 14 का आ जाएगा 23 और 25, तो 2 आ गया, ओके। ये 2 आ जाएगा, 2 2 2 2 3 5 7 11 16 20 23 24, ये 24 आ गया, आगे 245। मतलब कि दोस्तों अपने को 245 का भाग लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 9 और 112 हो जाएगा, ये आपका 4, ये 204 हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा, ये आपका 6 का 54 और 5 18 और 23 हो जाएगा, ये आपका 84 हो जाएगा। इन सबको जोड़कर दोस्तों आपको क्या करना है, 245 का भाग लगाना, जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने आंसर आ जाएगा, ओके। सर जी आपके लाडले का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया, 6 जून को ज्वाइनिंग है कोची उड़ीसा में। थैंक यू बेटा। देखो मित्रों, मेरे को कुछ कई बार ऐसा लगता है कि मुकेश पंचोली चैनल अब सिलेक्शन के नाम में तो एक फैक्ट्री बन चुका। आप टेलीग्राम को देखो एक बार, डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के नाम से एक टेलीग्राम देख लो दोस्तों। सिलेक्शन के मामले में आज हम राजस्थान के नंबर 1 संस्था के तौर पर उभर चुके दोस्तों, पहले भी थे, लेकिन दोस्तों बहुत खुशी मिलती है। मुकेश आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका नेवी में सिलेक्शन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलो मैं तो अब देखो, तुम ये जोड़ने घटाने का काम तुम करो फटाफट, ये जोड़ने घटाने का काम तुम्हें करो। तो सर कितने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये जोड़ने घटाने का काम आप लोग कर लीजिए। आंसर जो आएगा देख लेना, तरीका मैं बता दिया। सिग्मा fx करना है, एफ का मतलब n हो जाएगा, इनका टोटल 245 है और उसके बाद भाग लगाना। कितना आ रहा है दोस्तों बताइए, भाई बताओ दोस्तों कितना आ रहा है, जल्दी बताओ दोस्तों। अब भाई देख फटाफट देख लो, मैं अब जोड़ना घटाने का काम मैं करूँ दोस्तों। फटाफट दोस्तों इसका आंसर कितना आ रहा है, 3.75, तो 3.76 के आसपास ये हमारा ये डी आ रहा होगा। जब डी आ रहा है क्या सबका, ओके। अब देखो मैं चलो तुम जोड़ना चाहो जोड़ लो दोस्तों, अब जोड़ना भी पड़ेगा क्या, तो भाई जोड़ने घटाने का काम आप लोग कर लीजिए, मैंने समझा दिया। अच्छा ये श्रेणी कौन सी है, ये दोस्तों आपकी खंडित श्रेणी है। ये दोस्तों आपकी कौन सी खंडित श्रेणी है, ओके। खंडित श्रेणी होती है जिसकी एक निश्चित बारंबारता होती है दोस्तों के, जिस तरह से बात करें तो इसमें समांतर माध्य निकालते हैं सिग्मा fx अपॉन n। इस प्रकार से समांतर माध्य की गणना यहां पर कर ली जाती है दोस्तों, क्लियर। अगला पेज, अब देखो आगे, एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी फेल थे, ओके भाई साहब 10 तो फेल हो गए और उनके औसत अंक इतने दे रखे थे। तो भाई 10 विद्यार्थियों के औसत अंक आपके 2.5 है, तो इनके टोटल अंक हो गए 25। कक्षा के समस्त विद्यार्थियों के प्राप्त अंक कितने हैं, टोटल विद्यार्थी भाई, तो सभी विद्यार्थियों के कुल अंक 281 है। तो फेल होने वाले बच्चों के नंबर 25 है, तो बताओ पास होने वाले बच्चों के जो नंबर है दोस्तों वो कितने, 256 है। ये हुआ, बताओ पास होने वाले विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, तो 256 में भाग लगाएंगे कितने का, 40 का। तो 256 में 40 का भाग लगा दें तो 6 पॉइंट, ओके 6 पॉइंट 200 आ जाएगा। यहां पर 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा दोस्तों, बताइए 6 पॉइंट समथिंग 6.5 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग दोस्तों आपका आंसर है, क्योंकि दोस्तों साफ साफ है कि
10 विद्यार्थी फेल हो गए और फेल होने वाले विद्यार्थियों के अंक 25 है, तो भाई फेल होने वाले विद्यार्थियों के अंक 25 हो गए, टोटल 281 है। तो आप सभी को पता है कि 281, अच्छा 56 आगे, तो ये 1 बच जाएगा और 1 आ जाएगा 4, तो 6.4 आ जाएगा। 6.4 आंसर दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। समझ आ रही दोस्तों आप लोगों को? सर ऑफलाइन क्लासेस के ऐप पर, सर ऑफलाइन क्लासेस को ऐप पर ऑनलाइन कर दीजिए। नहीं बेटा, वो नहीं होगा। ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन मोड में रहेगी, और मैं आपको यकीन दिला दूं, ऑफलाइन का जो सपना मैं लेकर आऊँ ना, तहलका मचेगा। वैसे सीटें फुल होने वाली दोस्तों, मैं आज रात को बंद कर दूंगा, हो सकता है। और आपके क्योंकि बैच नंबर जो सुबह का जो बैच है, उसमें दोस्तों लगभग 117 विद्यार्थी अभी हो चुके थे, क्योंकि 150 विद्यार्थियों की संख्या है। और बैच नंबर जो 2 है वो 4 से 7 रहेगा। बैच नंबर 2 में सीटें जरूर खाली है, क्योंकि बैच नंबर 2 में अभी 70+ विद्यार्थी हुए दोस्तों के ध्यान आगे। तो अपन ध्यान, तो इस प्रकार से हम समांतर माध्यम की गणना अपन कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों? आगे सर ऑफलाइन क्लासेस भी ऐप पर लाइव होगी। ऑफलाइन क्लासेस लाइव होगी दोस्तों ऐप पर, लेकिन दोस्तों वो थोड़े दिन बाद हैंड टू हैंड नहीं करेंगे, जिससे दोस्तों बच्चा रेगुलर हमारे साथ जुड़ा रहे। अगला, निम्नलिखित 10 विद्यार्थियों के नंबर से माध्यिका ज्ञात करनी है। और आप जानते हो माध्यिका एक स्थिति माध्य होता है। माध्यिका दोस्तों एक स्थिति माध्य होता है, आप जानते हो, और उसकी गणना गुणात्मक तथ्यों का मापन करने के लिए की जाती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, माध्यिका श्रेणी का मध्य मान होता है, जिसके आधे मान माध्यिका से छोटे होते हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े होते हैं। ओके, माध्यिका की जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, तो पहले उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है। जब तक आप उसे अरेंज नहीं करोगे, माध्यिका की कैलकुलेशन आप कर नहीं सकते। ओके, अब इस संख्याओं को देखोगे दोस्तों, ये ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याओं की माध्यिका। दोस्तों आप जानते हो 10 संख्याओं की जो माध्यिका होती हैं वो आधा 10 से प्लस 1/2, मतलब 5.5, मतलब 5 और 6 के बीच में होती है। चलो देखो, पहली संख्या 45 हटा दो। ओके, दूसरी संख्या 60 हटा दो, दूसरी संख्या गई। तीसरी संख्या ये तीसरी, ये आपकी चौथी। ओके, फिर उसके बाद पांचवी संख्या दोस्तों आपकी 70 है, मतलब कि पांचवी संख्या दोस्तों आपके 70 है, पांचवी 70 है, और उसके बाद छठी आपकी 75 है। तो 70 और 75 के बीच में आता है 72.5, तो आंसर 72.5, तो माध्यिका हो जाएगी 72.5। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, माध्यिका श्रेणी का एक मध्य मान होता है, जिसके आधे मान माध्यिका से कम होते हैं और आधे मान माध्यिका से ज्यादा होते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, बताओ दोस्तों कि सतत श्रेणी में माध्यिका को दर्शाने का चित्र को, सतत श्रेणी में माध्यिका का प्रदर्शन, सतत श्रेणी में माध्यिका का प्रदर्शन। अगर दोस्तों पता कि सतत श्रेणी में माध्यिका को प्रदर्शित करने का तरीका, तो उस वक्र को हम कहते हैं तोरण वक्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? तोरण वक्र कहते हैं। उस वक्र को दोस्तों अपन संचयी आवर्ती वक्र कहते हैं। संचयी आवर्ती वक्र कहा जाता है। संचयी आवर्ती वक्र कहा जाता है। उस वक्र को ओजाय वक्र भी कहते हैं, ओजाय वक्र भी कहते हैं, और उस वक्र को गाल्टन वक्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब गाल्टन। सर फीस बहुत कम ले रहे हो आप सर ऑफलाइन में। दोस्तों फीस मैं खूब हूं, मैं 1000 रुपये में खुश हूं। ओके, अपन 1000 रुपये में खुश है दोस्तों, क्योंकि लोगों की बैंड बजानी है दोस्तों। जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बिजनेस कर रखा है दोस्तों, उनकी हालत खराब करनी है ना। पैसा कमाना है दोस्तों, उन्होंने एक मात्र एजुकेशन को केवल पैसे से तोल दिया ना, उनकी हालत खराब करनी है। देखते हैं दोस्तों दुनिया की कौन ताकत रोकती है। अब आगे, निम्नलिखित समंग में बहुलक ज्ञात करा। बहुलक एक स्थिति माध्य होता है। अब पता पड़ गया दोस्तों कैसे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, पता पड़ गया? फिर क्यों डरना? तुमको डराया जाता है और तुम डरते रहते हो। ओके, चलो मैं तो निम्नलिखित में से आपको बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक ज्ञात करने का तरीका है दोस्तों, देखो यहां पर अंक है, यहां पर विद्यार्थी है। जानते हो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वो बहुलक होता है। बहुलक मतलब जिसका लक्ष्य सबसे ज्यादा होता है, जिसका लक्ष्य ज्यादा होता है वो बहुलक होता है। तो जिसका लक्ष्य सबसे ज्यादा है दोस्तों वो बहुलक माना जाता है दोस्तों के। ठीक है, तो हम जानते हैं यहां पर दोस्तों देखो 48 की बारंबारता 4 है, 49 की बारंबारता 10 है, 50 की बारंबारता 20 है, 51 की है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता 50 की। तो दोस्तों इस प्रश्न में बहुलक का माना जाएगा दोस्तों आपका 50। बहुलक मान दोस्तों 50 हो जाएगा। बहुलक दोस्तों आप जानते हो भविष्यवाणी का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे तो अपन कैसे, बहुलक जो होता है दोस्तों वो बहुलक का, अच्छा आपसे कोई पूछे बहुलक का उपयोग कहां किया जाता है, तो मैं कह दूं दोस्तों एक तो होता है भविष्यवाणी करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए दोस्तों बहुलक का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं करता रहता हूं कई बार, क्यों? क्योंकि अनुभव बोलता है। ओके, एक होता है पूर्वानुमान के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए। कई बार दोस्तों एक बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि मौसम विभाग के द्वारा, ओके आगे दोस्तों
आगे अब सुनो, अब देखो, तो अपन कह सकते हैं दोस्तों, यहां पर मैं तुमसे कह दूं बहुलक का उपयोग, एक बार प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे कि मौसम विभाग के द्वारा मौसम की जानकारी देने के लिए कौन सा माध्य काम में लिया जाता है? बहुलक काम में लिया जाता है। और बहुलक को सतत श्रेणी में प्रदर्शित करने के लिए एक रेखा चित्र बनता है, उस रेखा चित्र को आयत चित्र कहते हैं, वो आयत वक्र कहलाता है, आयत वक्र, जिसको बेसिकली हम हिस्टोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम वक्र कहते हैं, हिस्टोग्राम वक्र कहलाता है, ये ध्यान रखना। ओके दोस्तों, सबको क्लियर, सबको आराम से आगे। काल श्रेणी बोले तो टाइम सीरीज, जो आपके सिलेबस का टाइम सीरीज आधारित रेखा चित्र कौन सा है? तो दोस्तों अच्छा, ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट का उपयोग होता है दोस्तों घरेलू खर्चों के लिए। ओके, घरेलू व्ययों को दर्शाना, घरेलू व्ययों को दर्शाने के लिए दोस्तों आप जानते हो क्या, तो अपन जानते हैं कालिक चित्र का होता है हिस्टोरीग्राम। देखो, हिस्टोग्राम जो वक्र होता है वो आपका बहुलक को प्रदर्शित करने के लिए होता है, और हिस्टोरीग्राम जो वक्र होता है वो दोस्तों आपके टाइम सीरीज को प्रदर्शित करने के लिए होता है। काल श्रेणी को दर्शाने के लिए हिस्टोरीग्राम, ओके, हिस्टोरीग्राम वक्र का प्रयोग किया जाता है, कालिक रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है। कोर्स में डिस्काउंट थोड़ी दोगे सर? अब नहीं, कोर्स में डिस्काउंट नहीं मिलेगा दोस्तों, कोर्स में कोई डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि दोस्तों सीटें फुल हो चुकी हैं। अब तो दोस्तों तूफान मचाना है दोस्तों, एक ही दिमाग में खुन्नस रखनी है बस। अब दोस्तों ऑफलाइन 3 साल के बाद मैं ऑफलाइन जो उतर रहा हूं, उस ऑफलाइन का कारण यही है कि ऑनलाइन के साथ साथ अब ऑफलाइन में जयपुर में चल रहे दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार को तहस नहस करना। अब जिसको हंसना है, जिसको तमाशे बनाते रहो। जयपुर में दोस्तों शिक्षा का व्यापार नहीं होगा, और कम से कम 300 विद्यार्थियों को तो इन शिक्षा के व्यापारियों से दोस्तों बचा कर रहूंगा, क्योंकि मैं 2 ही बैच चलाऊंगा, 150 के। हो सकता है दोस्तों बाद में और चलाना पड़ जाए, अभी फिलहाल 300 बच्चों को शिक्षा के व्यापारियों से दोस्तों बचा के रहूंगा, ये मेरा दोस्तों वादा आप लोगों से। ओके, अगला प्रश्न। अच्छा, अगला प्रश्न खत्म हो गया। ये दोस्तों सारे प्रश्न थे जो आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे, ये सारे वो प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे। और दोस्तों अब आप सुनिए, अब आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 ये समझ में आ गए क्या? टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक, ये समझ दोस्तों, आपका टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, और टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो गया। मैंने दोस्तों टॉपिक नंबर 1 नंबर से लेकर 8 क्लासेज आपकी पढ़ा रखी है ऐप के अंदर, और 9 नंबर से लेकर 14 नंबर तक की जो क्लासेज है वो टॉपिक नंबर 2 की है। टॉपिक नंबर 1 के मैंने 121 प्रश्न कराए थे, और टॉपिक नंबर 2 के 109 प्रश्न कराए थे, और आज मैं प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न करा चुका। तो अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि सर टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, अब हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक जानकारी और दे दो दोस्तों, परसों से आप लोगों की यूट्यूब पर एक अभ्यास बैच का प्रारंभ किया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क। अभ्यास बैच का प्रारंभ किया जा रहा है दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क, जिसमें सुबह 11 से 12 और 12 से 1, शाम को 7 से 8 और 8 से 9, 4 घंटे आप लोगों की फ्री क्लासेस चलेगी दोस्तों। वो यूट्यूब पे चलेगी दोस्तों, जिनमें आपको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। ये बुक दोस्तों राजस्थान के हर एक विद्यार्थी के पसंद बनती जा रही है। इस बुक का होना आप लोगों के लिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस बुक के दोस्तों हम 1500 से भी ज्यादा प्रश्नों को हल करवाने वाले हैं दोस्तों डिटेल में। तो टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 पूरा समझ में आ गया। अब देखो, अपने दिल पर हाथ रखो कि सर टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 पूरा समझ में आ गया। अब चर्चा करेंगे टॉपिक नंबर 3 पर। लेकिन सुनना दोस्तों, टॉपिक नंबर 3 को पढ़ने से पहले आप लोग वीडियो नंबर 15 से लेकर 29 तक के वीडियो आप लोग देख लेना। वीडियो नंबर 15 से लेकर 29 तक को पढ़ लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि दोस्तों कल नहीं परसों आपको मैं टॉपिक नंबर 3 के प्रश्न हल कराऊंगा, वही रात को 8 बजे। कल नहीं दोस्तों, परसों रात को 8 बजे मैं टॉपिक नंबर 3 के सारे प्रश्नों को हल कराऊंगा, और अपकिरण के माप और परिघात को लेकर सारी बातें आपको। सर टॉपिक नंबर 1 और 2 पूरा समझ में आ गया सर, पेड कोर्स से ही समझ लिया था। अच्छा, पेड कोर्स में समझ लिया। और सुनिए दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मेरी इस मुहिम को आपको आगे ले जाना है। शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापारी लोग हैं उनको इस चीज के लिए मजबूर कर देना कि वो अपने कोर्स को 100-200 रुपए लेकर जाए। और आपको एक बात दिलाऊं, जब वो अपने कोर्स की रेट 500 रुपए करेंगे, मैं अपनी कोर्स की रेट 100 रुपए कर दूंगा। देखता हूं दोस्तों कहां तक वो 200 रोक पाएंगे अपने को। दोस्तों अब आएगा खेलने का मजा, मस्त रहिए। और परसों के दिन सुबह 7 बजे ऑफलाइन मिलेंगे दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप के
ऑफलाइन बैच में जो गुजर की तड़ी पायल बुक हाउस के बेसमेंट में रहेगा, जहां पर दोस्तों आपकी क्लास होने वाली है। जिन लोगों ने कोर्स परचेज कर लिया वो सब लोग सुबह 6 बजे वहां पहुंच जाएंगे, जिससे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा लिया जाए और आपकी प्रॉपर 7 बजे क्लास स्टार्ट कर दी जाए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट मित्रों, दुआ में याद रखना। धन्यवाद दोस्तों।